नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। दिल्ली और एनसीआर के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मचा है। जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल से दहशत फैलाने वालों की तलाश में जुट गई। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये धमकी भरे ईमेल देश के ही किसी हिस्से से किए गए या विदेश में बैठकर कोई साजिश रची गई। क्या इस धमकी में किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है? हालांकि बम की खबर मिलने के बाद फौरन बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीमें जांच पड़ताल में जुट गईं। स्कूल कैंपस को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन जांच में बम की खबर झूठी निकली। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बम की झूठी अफवाह फैलाकर दहशत फैलाने की कोशिशें की जा चुकी हैं। लेकिन इस बार जांच एजेंसियां शांति व्यवस्था भंग करने वालों की धरपकड़ के लिए पूरी सक्रियता के साथ जुट गए। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस के हाथ इन धमकीबाजों तक पहुंच पाएंगे? क्या आईपी एड्रेस के जरिए धमकी भरा ईमेल करने वालों की पहचान मुमकिन है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये किसी शरारती तत्व की करतूत हो सकती है या फिर इसके पीछे किसी आतंकी संगठन की सोची समझी साजिश। अगर साजिश है तो सवाल उठता है कि ऐसे कायर लोग सामने नहीं आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को धमकाएंगे। स्कूल के अंदर थ्रेट की कॉल आई है, क्या कॉल है? आज सुबह से कई स्कूलों में थ्रेट के ईमेल्स आए हैं, कॉल्स नहीं थी। उनके जब स्कूल अथॉरिटीज़ ने अपने इनबॉक्सेस चेक किए तो कई स्कूलों में ऐसा पाया गया है कि एक ईमेल जिसमें कि बॉम्ब की थ्रेट है वो उन्हें रिसीव हुआ है। सो फार अभी तक जितना हम प्रीलिमिनरी तौर पे बता सकते हैं तो कंटेंट सबका सेम लग रहा है और शायद हो सकता है सोर्स भी सेम हो। इस पे आगे अभी काम चल रहा है। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। यहाँ तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये किसी शरारती तत्व की करतूत हो सकती है या फिर इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ अमित मल्होत्रा साहब हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। साथ ही पृथ्वीराज सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश, और ओनिका मल्होत्रा जी हैं, आप स्कूल प्रिंसिपल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में पृथ्वीराज सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा, ये कौन कायर लोग हो सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई आतंकी संगठन की तरफ से ईमेल आई है या किसी ने शरारतबाजी की है। तो जब तक इसकी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है, हम इस बारे में अपना निर्णय नहीं दे सकते कि ये जो ईमेल आई है ये किसी आतंकी संगठन की तरफ से आई है या किसी ने शरारतबाजी की। जी, इसकी जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस को इस धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, इसकी गहराई तक जाना चाहिए जी। और जिन लोगों ने भी ये इस प्रकार की शरारतपूर्ण ईमेल भेजी है उनका पता लगाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि कई बार हम शुरू की जांच करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, अब सिक्योरिटी थोड़ा ढीली हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी सिक्योरिटी सारे स्कूलों को प्रदान करनी चाहिए और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कहां से ये ईमेल आई है।
बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या गुनहगारों तक वाकई में जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच पाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि शुरुआती दौर में ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, लेकिन जांच एजेंसियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है और जो ईमेल आईडी है जिसका पैटर्न जो है वो आईएसआईएस से मैच करता हुआ है, इसको लेकर शक की सुई जा रही सर। नहीं, वो दिल्ली पुलिस जरूर, ये प्रोफेशनल पुलिस है। दिल्ली पुलिस एक ट्रेंड पुलिस है। साइबर इन्वेस्टिगेशन में भी इनके पास एक्सपर्ट ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है, तो ये जरूर किसी न किसी जल्दी ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कि अमित मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। मल्होत्रा साहब, ये जांच एजेंसियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप देख पा रहे हैं? असली गुनहगारों तक पहुंचना आसान होगा क्या? देखिए सर, बेसिकली क्या है कि सुबह से हम भी इसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं जो मेन ईमेल यूज किया गया है वो .ru करके किया गया है, और वो मेल जो है हमारा रशिया फेडरेशन का है, उसकी आईपी एड्रेस भी ट्रेस हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो आईपी एड्रेस और वो जो मेल यूज किया गया है वो प्रॉक्सी लगा के किया गया यूज। उसके बाद हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक इंडिया की भी आईपी सामने आ गई है। तो अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज कुछ कहना टफ है अभी कि ना कहाँ से मेल हुआ है, कौन कर रहा है, या इसके पीछे किसका हाथ है। तो हो सकता है ये प्रॉपर धमकी के लिए भी मेल हो सकता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि अपना इलेक्शन का माहौल है तो उस करके भी कुछ ऐसे छेड़छाड़ करी गई हो। तो इसका कोई भी कारण हो सकता है इसका। जी, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है ऐसे लोगों को पकड़ना। आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल तो लगातार की जा रही है और इन लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान होता है क्या? और क्या ये मुमकिन है कि जैसे रशिया का आईपी एड्रेस से बताया जा रहा है कि उसमें घालमेल करके कहीं और से किया जाए? क्या ये मुमकिन है कि देश के भीतर से ही इस तरह की हरकत हो सकती है? हाँ जी सर, हाँ जी। बेसिकली क्या कि सर इसको पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है। दिल्ली पुलिस का पूरा स्टाफ सुबह से लगा हुआ है इसी काम में आज, और काफी सारे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इसी काम में ना लग रही हैं। इनका क्या है कि बेसिकली इनको ट्रेस करना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने बात करी, हो सकता है रशिया की जो आईपी आ रही है, रशिया की जो चीज आ रही है वो चीज ना हो, हमारे लोकली के इंडिया से ही ये चीज भेजी गई हो। तो प्रॉक्सी लगा के जब वीपीएन का यूज करके हमने इसको यूज किया इन्होंने, तो उसमें यही संभावना होती है कि 90% चांसेस तो ना होते कि हम लास्ट आईपी तक पहुंच जाते, लेकिन कई बार ऐसा भी ना हो जाता कि मल्टीपल आईपी को अगर यूज किया हो तो उस तक पहुंचना बहुत टफ हो जाता है। तो उस केस में हमें इसमें कुछ भी हो सकता है, ना भी मिले। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंच के उसको हासिल करके रहें। नहीं अमित मल्होत्रा साहब, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का धमकी भरा कोई ईमेल दिया गया हो। अब से कुछ महीनों पहले भी दिल्ली के कुछ स्कूलों की तरफ से इस तरह की शिकायत की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में स्कूलों को ईमेल करना, और जो कहा जा रहा है कि एक ही ईमेल आईडी जिसका इस्तेमाल किया गया है, तो संभावनाएं क्या ज़्यादा बन रही हैं? क्या किसी शरारती तत्व की करतूत ये हो सकती है, या वाकई में ये गंभीर विषय है और इसके तार तक पहुंचना ही चाहिए? सर देखिए, इस बार जो टारगेट किया गया है 40 स्कूलों को एक साथ टारगेट किया गया है, और टारगेट करके सभी को एक ही मेल से भेजा गया, और सभी के सेम मेल हेडर है और सेम टाइम है। टाइम का भी कुछ मतलब फर्क नहीं है उसमें। अगर चाहते हो ना टाइम, एक मेल इतने बज के इतने मिनट पे जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट मेल जो है थोड़ा गैप लेके जा रही हो, सबको सेम टाइम पे भेजा गया है। तो इसके पीछे जो देखा जा रहा है वो ये भी हो सकता है कि ये जान के किया गया हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ना रियल भी ये हो न्यूज, लेकिन इसको वेरीफाई करना बहुत टफ हो पा रहा है अभी तक, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा मतलब अफवाहें तो बहुत सुनी है, लेकिन किसी भी स्कूल में एज इट इज बम पाया नहीं गया है, ठीक है। तो बम स्क्वाड भी पहुंची, सब पहुंचे, लेकिन कहीं पे भी इसकी इधर होने की सिर्फ आशंका थी, शंका नहीं मिली इस चीज पे, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यही चीज है कि हम लोग इसको देख रहे हैं कि जब तक कोई भी हमारे सामने एग्जैक्टली चीज नहीं मिलती तब तक हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये रियल है या फेक है। ओनिका मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल जब किसी स्कूल में इस तरह के थ्रेट की बात होती है, किसी तरह के खतरे की बात होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो होती है स्कूल मैनेजमेंट के सामने होती है। जब भी इस तरह की कोई ईमेल मैम आती है तो उस वक्त क्या सिचुएशन मैनेजमेंट के भीतर होती है और कैसे टैकल करना है, ये कितनी बड़ी परेशानी आप लोगों के सामने होती है? बहुत बड़ी परेशानी होती है, और उस वक्त काम रहना बहुत ज़रूरी होता है।
और राइट सोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो गेट मैन कर रहे थे हमारे गार्ड्स वगैरह, उनको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई थी इमीडिएटली गेट सब क्लोज कर दिए जाएं सारे, क्लोज करके, और एटलीस्ट आप अपनी स्कैनिंग देखना शुरू करें कि कोई ऐसी अनवांटेड चीजें बाउंड्री वॉल में या कहीं तो नहीं पड़ी हुई। और पैरेलली हमने पुलिस को फोन किया और बॉम्ब स्क्वाड को फोन किया। पुलिस इतनी मुस्तैद थी, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, विद इन मिनट्स पुलिस स्कूलों में थी। हमारे एरिया के आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं जी, आप अंदाजा लगाइए, लेकिन उसके बावजूद भी एसएचओ खुद, बीट ऑफिसर, सारे सब स्कूलों के राउंड ले रहे थे। कोई भी माता पिता होगा अगर अपने बच्चों पर खतरा देखेगा तो उसकी घबराहट लाजमी है। ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट के सामने जो बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि स्कूल में अगर बच्चे हैं तो दूसरे अभिभावक स्कूल मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल, और यही हुआ, फोन कॉल पे फोन कॉल्स आने लगे। तो हमने उनको ये कहा कि देखिए अगर आप आ सकते हैं तो ले जाइए, अदरवाइज हम अपने हिसाब से एवैक्यूएट तो कर ही रहे हैं। देखिए हर स्कूल में सर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि फायर सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हो, डिजास्टर कमेटीज हो। वो कमेटीज फिर अपनी एक्शन में आ जाती हैं। जब आप प्रिकॉशन, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आप अगर प्रिकॉशन रखेंगे स्कूल में, एहतियात बरतेंगे तो इन घटनाओं से बच सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली देखिए इवैक्यूएट तो करना पड़ा, बिकॉज कितना स्कैन करेंगे, कब तक स्कैन करेंगे, और जब तक स्कैन करें क्या पता किसी और जगह पे बम अगर हो तो कुछ हो जाए। तो बहुत ही स्कैरी सिचुएशन थी, लेकिन पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया। मैनेजमेंट और स्कूल तो करता ही है, टीचर्स एकदम ऑन द मूव हो जाती हैं कि फटाफट बच्चों को बैग के साथ जैसे डिस्पोजल किया जाता है और ब्लॉक वाइज और प्लैक कार्ड फटाफट बाहर निकल आए और बच्चों को ग्राउंड में हमने निकाल दिया। उसके बाद देखिए हर स्कूल में व्हाट्सएप सिस्टम होता है, ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है, उसके तहत पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। तो आपने ठीक कहा, पेरेंट्स बहुत चिंतित थे, वो लेने भी आ गए। जो बसेस हमारी चलती हैं 2 बजे, हमने फिर वो 11 बजे निकाली फटाफट उनको, और कोऑर्डिनेट किया, पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम से बहुत आती हैं। देखिए कोई वर्किंग पेरेंट्स है, वो कैसे लेने आएगा, और बहुत से बच्चे सेल्फ वॉक करते हैं, उनके घर बंद होते हैं बीच में, कैसे जाएंगे। सो इट वॉज क्वाइट अ टास्क, बट वेल ये होना नहीं चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से बहुत से स्कूलों, मेरे स्कूल को भी आई थी, आई ऑल्सो गॉट अ मेल, सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमें मेल चेक, रूमर्स तो पहले ही फैल गए थे, हमने मेल चेक की, मेल आई हुई थी उसके अंदर, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट वी, देखिए यही तो चैलेंजेस हैं और इसको फेस करना पड़ेगा। और स्मूथली डिस्पर्सल हो गया, बच्चे सेफ एंड साउंड घर चले गए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी होती है कि अचानक से इस तरह की खबरें अगर मिलती हैं अभिभावकों को कि अरे भाई उनका बच्चा स्कूल में बम मिलने की इस तरह की कोई ईमेल या कोई खबर आई है, तो उनका पैनिक होना तो लाजमी है। और बड़ी चुनौती होती है कि बच्चे जिस स्कूल में हैं अगर उनको इस बात की जानकारी मिलती है तो वहाँ पर कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना बन जाए। पृथ्वीराज सिंह जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह के खतरे को क्या कम करके आंका जा सकता है, या फिर आप देखते हैं कि पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है इस तरह के मामलों को हैंडल करने में? पृथ्वीराज सिंह जी। ये जो देखिए जो साइबर वारफेयर है जी, वो आज की तारीख में एक नई डायमेंशन है वारफेयर जी। और साइबर वर्ल्ड जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही उलझा हुआ वर्ल्ड है। मतलब दुनिया है, ये साइबर दुनिया जो है जी, ये बहुत ही उलझी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है जी जी। तो आज की तारीख में इसकी गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बहुत सी ऐसी प्राइवेट जांच एजेंसियां हैं जो इस तरह के लोगों की गहराई तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस की मदद कर सकती हैं। ये प्राइवेट जांच एजेंसियां हैं, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियां हैं, इंटरपोल है, ये सब मिलजुल कर पहुंच सकते हैं, पर उनको कानून के कटघरे में खड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर बिल्कुल, जो बात आपने कही है कि इससे जो विदेशों में बैठे कुछ एजेंसियां हैं उनसे भी मदद दी जा सकती है। खबर भी इस तरह की है कि संपर्क किया गया है, और जो अपनी पुलिस की सक्रियता रही है, चाहे वो डॉग स्क्वाड की टीम हो, बम स्क्वाड की टीम हो,
या फिर पुलिस की टीम मौके पर जिस सक्रियता देखने को मिली, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही तरीके से पुलिस ने अपने फर्ज को निभाने की कोशिश की यहाँ पर? नहीं, पुलिस तो हमेशा अपना कार्य सतर्कता से निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जो पुलिस को चलाने वाले लोग हैं ना, पुलिस के कार्यों में बाधा वही डालते हैं जी। और ये एक कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं है कि भारतीय पुलिस को, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो और चाहे सेंटर के अंतर्गत हो जी, उसको प्रोफेशनल बनाने से रोकने के लिए तरह तरह के राजनीतिज्ञ जो है हथकंडे अपनाते हैं। और हम सब जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, हमेशा ये हमारा संघर्ष रहता है कि जो भारत की जो पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसको आधुनिक बनाया जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए। लेकिन यह हमारे दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे देश के नागरिकों के लिए भी जी, कि पुलिस को जो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको एक डंडे के रूप में इस्तेमाल करती है नागरिकों के विरुद्ध। और मतलब अब ये सब नागरिकों के लिए भी एक सोच का विषय है कि किस प्रकार हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, आज की तारीख में भी एक आम आदमी जो है वो थाने में जाने से डरता है। जी जी, उसको डर लगता है। आप जैसे कोई छोटे मोटे केस को तो वो बेचारा थाने में रिपोर्ट करना भी नहीं चाहता कि कुछ नहीं होगा और मुझे बिल्कुल ठीक बात है पृथ्वीराज सिंह जी। पुलिस रिफॉर्म की बात हो या फिर पुलिस वेलफेयर की बात हो, ये डिमांड आज की नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में आपसे ये और जानना चाह रहा हूं कि पहले की तुलना में अब आप परिवर्तन थोड़ा बहुत महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आज भी वही पुरानी परंपरा चली आ रही पुलिस महकमे में? कुछ परिवर्तन महसूस हुआ? नहीं, जो आधुनिकता है, प्रोफेशनलिज्म है, वो पुलिस में बड़ा है, निस्संदेह बड़ा है। और लेकिन जो उसकी कल्चर है, जी जी, उसकी कल्चर को इंडिपेंडेंस देने से राजनीतिज्ञ घबरा रहे हैं कि यदि पुलिस को नागरिकों के हक में कंप्लीटली प्रोफेशनल बना दिया गया और पुलिस रिफॉर्म बिल्कुल लागू कर दिए गए, जैसे कि चलिए ये तो शायद थोड़ा अलग विषय हो जाता है, इस पर आगे भी हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज का जो खतरा है, मैं लास्ट बात कह के आपसे विदा लूंगा। जी जी जी, कि ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन और जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, किस प्रकार मजाक बना हुआ है। रोज अखबारों में वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। दिल्ली के एलजी जो है कुछ और कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो जेल से प्रशासन चला रहे हैं। तो हमारे देश की जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंसी उड़ रही है कि जिसकी राजधानी में इतनी नहीं, बिल्कुल सर, आपका लंबा अनुभव उस महकमे में रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और उसमें सुधार की थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में बिल्कुल सर मैं आऊंगा, बिल्कुल सर मैं आऊंगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि इस तरह का थ्रेट जो है आने वाले वक्त में ना हो। ऐसे लोगों की धरपकड़ और एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि ऐसा दुस्साहस करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। अमित मल्होत्रा साहब, ऐसा कोई तरीका आपको नजर आता है? अमित मल्होत्रा जी। हाँ जी सर। सर ऐसा कोई तरीका आपको नजर आता है? सर इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में काफी सारी चीजें सामने आती है। तो उस इनमें क्या है कि मतलब इनको सेफ और सिक्योर करने के लिए हमारे पास यही तरीका है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा बना के चले, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि कभी भी किसी के साथ भी घटित हो सकता है। तो अब साइबर में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल हमें प्रूफ नहीं मिल पाते। इससे और बात जी जी, अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हमें बिल्कुल प्रूफ नहीं मिल पाते, हमें बिल्कुल जो हमारी आईपी एड्रेस है वो एलोकेट नहीं कर पाती बिल्कुल। तो इसलिए साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको पकड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आजकल जितने भी मतलब लोग हैं जो भी क्राइम कर रहे हैं वो इसी चीज का फायदा उठा के साइबर क्राइम में ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जब हम इस पे अपनी इधर आइडेंटिटी को छुपा के हम प्रॉक्सी लगा के, जब वीपीएन लगा के अपने आप को छुपा के किसी को भी कुछ भेजते हैं, जब कुछ क्राइम करते हैं तो उसको ढूंढना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि चेन एक बन जाती है और चेन है अलग अलग कंट्रीज की। अगर कुछ इधर
ईरान फ्रेंडली डिप्लोमेटिक कंट्रीज होती हैं, अगर उनका यूज किया जाए तो वहां से डेटा मंगाना बहुत टफ हो जाता है। उनकी आईपी अगर हमारे पास आ जाए तो हमें वेरीफाई करना बहुत टफ हो जाता है कि उनके उधर से क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ। जी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सर आपने भी प्रॉक्सी का जिक्र किया था और साथ ही हाँ जी। वीपीएन को लेकर भी चर्चा हो रही है कि उसका इस्तेमाल इस तरह की ईमेल भेजने में किया जा सकता है। ये प्रॉक्सी और ये वीपीएन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझा पाए। सर देखिए, वीपीएन और प्रॉक्सी की बात करते हैं तो दोनों एक ही चीज है, इनको अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, जब फिर प्रॉक्सी कौन होते हैं, प्रॉक्सी मतलब एक हमारी आईपी एड्रेस हमें छुपाना। जैसे हम इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं, तो इंटरनेट पे जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है, हमारी आईपी और हमारा मैक एड्रेस, कंप्यूटर के अंदर एक मैक एड्रेस होता है, वो साथ जाता है। तो हमारी आईपी एड्रेस के साथ हमारा मैक एड्रेस जाता है। अब जो हमारा मैक एड्रेस है वो एक ऐसा एड्रेस है कि उस एड्रेस के जरिए हमारी एक पहचान है वो, और हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली उसी एड्रेस को छुपा लेते हैं, और उस एड्रेस को छुपाने के बाद क्राइम करते हैं, ताकि कोई भी अगर उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो एड्रेस हमारा जा रहा है वो यूएस दिखा दिया, कनाडा दिखा दिया, फ्रांस दिखा दिया, रशिया दिखा दिया, यहीं का भी दिखा दिया। जी, जी। अब जब वो वहां का एड्रेस जा रहा है तो उसको पकड़ना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि हम बैठे इंडिया में हैं, लेकिन हम अपने आप को दिखा लें कि हम कहीं और इंडिया से बाहर। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें 2-3 प्रॉक्सीज को पकड़ सकते हैं हम, लेकिन 2-3 प्रॉक्सीज के ऊपर अगर लगा हो तो उसको ढूंढना भी टफ हो जाता है। लेकिन सर अगर हाई क्वालिटी पेड वीपीएन में स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज किया जाता है, तो अगर इस तरह का इस्तेमाल होता है तो आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों तक पहुंचना आसान होता है, मुश्किल होता है, या फिर नामुमकिन होता है? सर अगर हाई क्वालिटी का वीपीएन आप उसका इंक्रिप्शन को चला रहे हैं तो ऐसे लोगों तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें केस को डंप ही करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे सामने काफी सारी सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, काफी सारी डेटा आता है, तो हम आईपी भी अगर निकालते हैं तो आईपीडीआर भी मंगाते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं। लेकिन एनालिसिस में क्या होता है कि उसके हमारे सामने इतनी सारी आईपीज आती है कि ना वो सारी की सारी प्रॉक्सी आईपीज होती हैं। अब प्रॉक्सी आईपीज में कौन कहाँ पे बैठा है, क्या बैठा है, तो उसको डिटेक्ट करना और टफ हो जाता है। तो और टफ होने के कारण वो चीज उस केस में हम लोग उनको ढूंढ ही नहीं पाते। एक ही आईपी एड्रेस की जो बार बार बात यहाँ पर सामने आ रही, मल्होत्रा साहब, क्या आपको लग रहा है कि संभावना इसमें ज्यादा किस बात की नजर आ रही है? क्या शरारती तत्व की करतूत हो सकती है, या जैसे बीच में आतंकी एंगल की भी बात कही जा रही है कि आतंकी संगठनों के इस तरह के धमकी भरे ईमेल से भी इनकार नहीं किया जा सकता? आपको क्या संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही? सर देखिए, जैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये जो ईमेल आईडी है ये .ru करके आया है, तो रशिया के किसी ईमेल सर्वर पे इस मेल को बनाया गया है। जी जी। अब रशिया का जो भी ईमेल सर्वर था उसको यूज किया गया। अब वहां पे जब ये लॉगिन करके मेल भेजा गया, जब उधर लॉगिन करके जो भी डेटा भेजा गया, तो जब लॉगिन किया गया तो जिसने भी लॉगिन किया उसकी भी आईपी एड्रेस उधर आया है। अब मेन चीज ये हमारे सामने आ रही है, चुनौती ये है कि जो आईपी एड्रेस हमारे सामने काफी सारे आए हैं, उनको स्कैन कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस जो है प्रॉक्सी बेस्ड आईपी एड्रेस है। अगर मैं सपोजर इंडिया में बैठ के रशिया में मेल बनाता हूँ, तो रशिया में मेल बना के रशिया का मेल सेंड करता हूँ, तो वो आईपी एड्रेस मेरा जो है इंडिया का ना जाके कहीं और कंट्री का ना। जी, बड़े संक्षेप में मैं एक चीज और अमित मल्होत्रा साहब आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले में कब तक इस पूरे मामले की जांच संभव है, और क्या असली गुनहगारों तक पहुंचने की संभावनाएं आपको नजर आ रही है, अगर परसेंटेज में बात की जाए? सर अगर परसेंटेज की बात करता हूं तो अभी तक जो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 70% ऐसा लग रहा है कि हम इन तक पहुंच सकते हैं अभी तक। और इसमें जल्द ही, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही सारी संभावना है कि सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं ओनिका मल्होत्रा जी, एक फाइनल रिएक्शन आपसे भी जरूर चाहूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का थ्रेट सामने आया हो, लेकिन आपके संज्ञान में है कभी इतनी बड़ी संख्या में इतने स्कूलों को एक साथ इस तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए हों और इस तरह का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है बच्चों को एडुकेट करना ही बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चे भी जब एआई पढ़ते हैं स्कूल में या कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और वो एक्सप्लोर बहुत चीजें करते हैं, एंड इसमें लकूनस बहुत हैं। देखिए, साइबर क्राइम हो या कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट का हो, इसमें लकूनस बहुत हैं। तो उसका मिसयूज मैं सोचती बहुत ज्यादा। लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट होने चाहिए,
जैसे आपने कहा आपने रिमार्क में कि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ये याद रखें। लेकिन जैसे मल्होत्रा जी ने कहा वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया, तो क्यों ना जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग हैं या आईटी डिपार्टमेंट में इसमें और एक रिसर्च करें, इसमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढें जो इसमें बैन लग सके या इसमें ऐसी इंप्रूवमेंट आए कि फटाफट कैच कर सकें। देखिए इट्स नॉट अ जोक, जो आज सुबह हुआ वो वाकई दहशत भरा था। आप अंदाजा लगाइए, मान लीजिए सच होता, क्या होता। कितनी कितनी चीजें देखते हैं हम, आप मतलब दिल दिलाने वाली बात थी आज। बिल्कुल, प्रश्न इसी बात को लेकर उठ रहा है कि जिस तरह का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, इसको हल्के में तो कतई नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सवाल बच्चों की जिंदगी का है। और कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता होगा, अगर उन्हें अपने बच्चों के सामने इस तरह का खतरा दिखाई देता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है, ये किसी से छुपा नहीं है। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि जांच एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और असल गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या असली गुनहगार शिकंजे में आ पाएंगे, पूरे देश की निगाह इस पर है। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।